बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर आप ड्रग का बॉडी के साथ इंटरेक्शन पढ़ते हो। आपको पता है कि अगर ड्रग का एक्शन हमारी बॉडी के ऊपर हो तो उसको फार्माकोडायनेमिक्स, और हमारी बॉडी का ड्रग्स के ऊपर हो तो उसको फार्माकोकाइनेटिक्स बोलते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम फार्माकोडायनेमिक्स को रिवाइज करने वाले हैं लिपन कोड से। इससे पहले फार्माकोकाइनेटिक्स के ऊपर मैंने वीडियो अपलोड की थी जिसको आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया था, जिसके ऊपर मैक्सिमम व्यूज़ है हमारे चैनल के 1.7 के व्यूज़ आ गया। तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को भी लाइक कर देना है, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? द एक्शन ऑफ द ड्रग ऑन द बॉडी इज कॉल्ड फार्माकोडायनेमिक्स। और फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर बॉडी ड्रग के ऊपर काम करती होती है, जिसके अंदर एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन था। इस चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ना है? फार्माकोडायनेमिक को कवर करना है। फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर ड्रग ने हमारी बॉडी के साथ जिस जगह के ऊपर जाके बाइंड करना है, जिस मॉलिक्यूल के साथ, जिस टारगेट माइक्रो मॉलिक्यूल को बाइंड करना है ड्रग ने, उसको बोलते हैं रिसेप्टर्स। ठीक है, रिसेप्टर सेल के अंदर भी पड़े हो सकते हैं, सेल के ऊपर भी पड़े हुए हो सकते हैं। इन शॉर्ट फार्माकोडायनेमिक में क्या होगा? ड्रग ने रिसेप्टर के साथ बाइंड करना है, रिसेप्टर के बाइंड करने से इफेक्टर फिर आगे रिसेप्टर के मैसेज को आगे लेके जाएंगे। ठीक है, और फिर आगे कोई ना कोई बायोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इन शॉर्ट पहले ड्रग, फिर रिसेप्टर, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसकी वजह से सेल के अंदर बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर एक्टिविटी अल्टर हो जाएगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन। इस चैप्टर के अंदर आपने सिग्नल ट्रांसडक्शन को पढ़ना है। सिग्नल ट्रांसडक्शन के क्या मैकेनिज्म होते हैं? 4 रिसेप्टर फैमिलीज होती है। ट्रांसमेम्ब्रेन लाइगेंड गेटेड होते हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, और चौथा इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। सिग्नल ट्रांसडक्शन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? जिसके अंदर सिग्नल एम्पलीफिकेशन और टैकीफाइलेक्सिस है। टॉलरेंस और टैकीफाइलेक्सिस में क्या फ़र्क होता है? फिर इसके अलावा डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, जिसमें मजीद ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप आ जाता है। फिर इसके बाद ग्रेडेड डोज ग्रेडेड डोज बाइंडिंग रिस्पॉन्स, और इसके बाद क्वांटल डोज रिस्पॉन्स, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, और ये सब चीज़ें आ जाएगी। थेरापेटिक विंडो, थेरापेटिक इंडेक्स भी आ जाएगा। इसके ऊपर हमने पहले से वीडियो अपलोड कर चुके हैं, लेकिन उसके पार्ट 1 और पार्ट 2 थे। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम स्पीडी रिवीजन करने वाले हैं इस चैप्टर की। ठीक हो गया। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो ड्रग होती है, ड्रग वो किसी रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी। ठीक है, तो नॉर्मली अनऑक्युपाइड रिसेप्टर होता है, उसके पास कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होती। लेकिन जैसे ही रिसेप्टर या एगोनिस्ट होता है, ठीक है, जैसे कोई ड्रग या एगोनिस्ट रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा तो वो किसकी रिसेप्टर की फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी को अल्टर करेगा। उस फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के अल्टर होने की वजह से उस ड्रग का रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स वाला जो मैसेज था वो सेल के अंदर पहुंच जाएगा। सिग्नल ट्रांसडक्शन को पढ़ते हैं। ठीक हो गया। ड्रग सिग्नल के तौर पे काम आते हैं और रिसेप्टर उस सिग्नल डिटेक्टर के तौर पे काम आते हैं। अगर वो ड्रग रिसेप्टर प्रोटीन के बाइंड करने के बाद उस रिसेप्टर को स्टिमुलेट करवाए तो उसको बोलते हैं एगोनिस्ट। और ऐसी ड्रग्स जो उस रिसेप्टर को स्टिमुलेट ना करवाए, जीरो इंट्रिंसिक एक्टिविटी हो, तो उसको बोलते हैं एंटागोनिस्ट। और कुछ ऐसे एगोनिस्ट होते हैं जो रिसेप्टर की एक्टिवेशन को और ज़्यादा नीचे की तरफ ले जाते हैं, उनको बोलते हैं इनवर्स एगोनिस्ट। ठीक हो गया। इन सबको तो कवर करेंगे। इन शॉर्ट सबसे पहले क्या होगा? ड्रग ने जाकर रिसेप्टर के साथ बाइंड करना है, और रिसेप्टर के बाइंड होने की वजह से रिसेप्टर की एक्टिवेशन होनी है। फिर हमारी क्या चलेगी? सेकंड मैसेंजर या इफेक्टर मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट हो गए। तो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स वगैरह को पहले पढ़ लेते हैं। सेल के अंदर डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, और हर रिसेप्टर एक स्पेसिफिक ड्रग के लिए स्पेसिफिक होता है। फॉर एग्जांपल कार्डियक सेल मेम्ब्रेन के ऊपर बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं। अभी बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर सिर्फ एपिनेफ्रिन और डोपामिन को ही बाइंड करवाते हैं। इसके अलावा कार्डियक सेल के ऊपर मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स भी होते हैं जो एसिटाइलकोलिन को ही बाइंड करवाते हैं। ठीक हो गया। ओके। अब जो सेलुलर रिस्पॉन्स का मैग्नीट्यूड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि कितने डायरेक्ट रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है। फॉर एग्जांपल जितने मस्कुलिनिक रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जितने ज़्यादा होंगे, ठीक है, यानी जो मस्कुलिनिक ड्रग्स होती है उनके रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा आपको सेलुलर रिस्पॉन्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक हो गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे एंजाइम और सबस्ट्रेट का रिलेशनशिप होता है। ओके। तो रिसेप्टर की स्टेट्स को देख लेते हैं। रिसेप्टर नॉर्मली 2 फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, एक होते हैं इनएक्टिव, दूसरा एक्टिव होता है। ठीक हो गया। नॉर्मली इनएक्टिव स्टेटस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं और एक्टिव को आर स्लैश से शो करते हैं। ठीक हो गया। आर यहाँ पर स्टार लिखा हुआ है, आर स्टार। ठीक है। नॉर्मली इनएक्टिव और एक्टिव स्टेट दोनों रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम के अंदर होती है, लेकिन ज़्यादा जो फेवरेबल होती है वो इनएक्टिव स्टेट होती है। मिसाल के तौर पर नॉर्मल स्टेट के अंदर रिसेप्टर के स्टेट के अंदर होगा, इनएक्टिव स्टेट के अंदर होगा। लेकिन बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि बगैर किसी एगोनिस्ट के रिसेप्टर एक्टिवेटेड स्टेट के अंदर होता है। कुछ ना कुछ इसके पास इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती है, तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिवेशन होती है। लेकिन जैसे ही एगोनिस्ट बाइंड करता है रिसेप्टर के साथ, अगर वो एगोनिस्ट होगा तो एगोनिस्ट क्या करेगा? उसको एक्टिव इनएक्टिव से एक्टिव की तरफ
तरफ ले जाएगा और जैसे ही रिसेप्टर एक्टिव होगा कोई ना कोई बायोलॉजिकल फंक्शन करवा देगा, ठीक हो गया, बायोलॉजिकल इफेक्ट कॉज करवा देगा। एंटागोनिस्ट ऐसी ड्रग्स होती है जो रिसेप्टर के साथ तो बाइंड करती है लेकिन वो एक्टिवेशन नहीं करवाती, ठीक हो गया, बल्कि वो क्या करवाती है, आर स्टेट को स्टेबलाइज करती है। जी बिल्कुल वैसी है जैसे हीमोग्लोबिन की दो स्टेट होती है, रिलैक्स स्टेट और टॉट फॉर्म होती है, ठीक हो गया। कुछ ड्रग्स ऐसी होती है पार्शियल एगोनिस्ट होती है जो एक्टिवेट तो करती है लेकिन 100% एक्टिवेट नहीं करती, तो 100% एक्टिवेट नहीं करती उनको पार्शियल एगोनिस्ट, और जो 100% करती है उनको फुल एगोनिस्ट, और जो ज़रा से भी 0% इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है उनको बोलते हैं एंटागोनिस्ट। और कुछ ऐसी होती है जो रिसेप्टर की थोड़ी बहुत जो एक्टिविटी होती है उसको भी नीचे जीरो की तरफ, जीरो से भी माइनस की तरफ ले जाती है, तो उनको बोलते हैं इनवर्स एगोनिस्ट, ठीक हो गया। इन सबको नेक्स्ट हम कवर करेंगे। तो एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट और पार्शियल एगोनिस्ट में आपको मैंने फर्क बता दिया है। और आपको पता है कि कोई भी बायोलॉजिकल इफेक्ट है, कोई ना कोई फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है, फॉर एग्जांपल हार्ट रेट है, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिसेप्टर कितने एक्टिवेट हो रहे हैं, यानी जो रिस्पॉन्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रैक्शन ऑफ एक्टिवेटेड रिसेप्टर, ठीक हो गया। अब इस एग्जांपल के अंदर इन समरी एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट और पार्शियल एगोनिस्ट के मॉलिक्यूल्स और लाइगेंड्स होते हैं जो क्या करवाते हैं, रिसेप्टर की एक्टिवेशन करवाते हैं या फिर नहीं करवाते। अब मेजर रिसेप्टर की फैमिली, रिसेप्टर की डेफिनेशन क्या होती है, रिसेप्टर कोई भी बायोलॉजिकल मैक्रो मॉलिक्यूल होता है जिसके साथ ड्रग बाइंड करती है और कोई ना कोई बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स आ जाएगा। अब ये कौन कौन से रिसेप्टर के तौर पे काम आ सकते हैं, एंजाइम भी रिसेप्टर के तौर पे काम आ सकते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी रिसेप्टर के तौर पे काम आ सकती है, न्यूक्लिक एसिड भी हो सकते हैं। एंजाइम किसके लिए होता है, आपको पता है कि एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस जो एंजाइम होता है वो टारगेट होता है कार्बामेट्स का। न्यूक्लिक एसिड में अगर आप एग्जांपल ले लो, अगर आप थाइमिडिलेट सिंथेस, वैसे तो वो एंजाइम है, तो न्यूक्लिक एसिड के एग्जांपल आप बता सकते हो, डीएनए गायरेज, डीएनए टोपोआइसोमेरेसी वाले एग्जांपल। स्ट्रक्चरल प्रोटीन के अंदर लाइगेंड्स वगैरह आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो रिचेस्ट सोर्सेज होते हैं रिसेप्टर के वो कौन से होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन्स होती है, और ये मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन्स करते क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल को ट्रांसलेट करके इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्स के अंदर कन्वर्ट करा देती है। अब इन रिसेप्टर्स को 4 फैमिली के अंदर डिवाइड करती है। पहली जो फैमिली होती है उसको बोलती है ट्रांस मेम्ब्रेन लाइगेंड गेटेड आयन चैनल, दूसरा होता है ट्रांस मेम्ब्रेन जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, तीसरा होता है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, और चौथा होता है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक हो गया, ओके। तो अब इन चारों का क्या डिफरेंस होता है, इन चारों को हम यहाँ से कवर कर लेते हैं दूसरी बुक से। और ये बुक कौन सी है, एमबीएम फार्माकोलॉजी है। तो टाइप 1 के अंदर लाइगेंड गेटेड आयन चैनल आती है, टाइप 2 के अंदर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, टाइप 3 के अंदर रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस, और टाइप 4 के अंदर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स या न्यूक्लियर रिसेप्टर्स आते हैं। अब टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ये नॉर्मली मेम्ब्रेन के ऊपर पड़े हुए होते हैं, लेकिन जो टाइप 4 होती है सेल के अंदर पड़े हुए होती है। लाइगेंड की नेचर क्या होती है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 चूंकि इनके रिसेप्टर मेम्ब्रेन्स के ऊपर होते हैं तो इनके लाइगेंड्स हाइड्रोफिलिक होती है, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते। लेकिन टाइप 4 के जो लाइगेंड्स होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, लिपोफिलिक होते हैं, ठीक है, ओके। अब इफेक्टर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, मतलब जिन्होंने आगे सिग्नल को कैरी करना होता है। तो इफेक्टर मॉलिक्यूल टाइप 1 के अंदर आयन चैनल्स होते हैं, टाइप 2 के अंदर चैनल या एंजाइम दोनों हो सकते हैं। अगर आप यहाँ से देखो ये डायग्राम आपको नजर आ रही होगी। लेकिन जो टाइप 3 के अंदर जो इफेक्टर्स होते हैं वो टायरोसिन प्रोटीन काइनेसिस होते हैं, और टाइप 4 के अंदर जीन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं, ठीक हो गया। आगे इनके स्ट्रक्चर को बताता है, मोड ऑफ एक्शन को आपने इसको याद नहीं करना, लेकिन आप इनके एग्जांपल को नोट कर लो। एसिटाइलकोलिन का निकोटिनिक रिसेप्टर सेरोटोनिन का है, गाबा ए है, जबकि टाइप 2 के अंदर मस्करीनिक एसिटाइलकोलिन मेटाबोट्रोपिक होती है, निकोटिनिक वाले जो निकोटिनिक वाले आइनोट्रोपिक होते हैं, इंसुलिन वाले ग्रोथ फैक्टर एएनपी, साइटोकाइन, ये टायरोसिन काइनेस से काम करते हैं, और टाइप 4 वाले में स्टेरॉइड्स, हार्मोन्स वगैरह, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड भी इसी के अंदर आ जाता है। अब वन बाय वन इनको कवर करते हैं। पहला है ट्रांस मेम्ब्रेन लाइगेंड गेटेड आयन चैनल। इसके अंदर होगा क्या, जो इसके अंदर जो आयन चैनल्स होती है, जो लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स होती है, इनके 3 पोर्शन होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर, ट्रांस मेम्ब्रेन और इंट्रासेलुलर डोमेन। एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन के ऊपर ड्रग बाइंडिंग साइट होती है। ये साइट किसको कंट्रोल करती है, पोर की ओपनिंग को कंट्रोल करती है, क्योंकि इनका जो सेंटर में एक पोर होता है, अगर ये पोर ओपन होगा तो इसमें स्पेसिफिक आयन पास करते होते हैं, ठीक है। तो आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स होते हैं। नॉर्मली जब तक एगोनिस्ट बाइंड नहीं करेगा तब तक चैनल क्लोज होता है, लेकिन जैसे ही एगोनिस्ट बाइंड करेगा रिसेप्टर की एक्टिवेशन होगी और ये चैनल थोड़ी देर के लिए ओपन हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन किस आयन चैनल को वो कंडक्ट करता है, ठीक है। तो उसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं रिसेप्टर्स के, न्यूरोट्रांसमिशन से लेकर मसल की कॉन्ट्रैक्शन तक। फॉर एग्जांपल एसिटाइलकोलिन जब निकोटिनिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करवाता है तो सोडियम का इनफ्लक्स हो जाएगा, पोटेशियम का भी आउटफ्लक्स हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये डीपोलराइजेशन वगैरह करवा सकता है, हाइपरपोलराइजेशन वगैरह करवा सकता है। और बाद ऐसा होता है कि अगर एगोनिस्ट स्टिमुलेट कराएगा गाबा को, तो गाबा क्या करवाता है, क्लोराइड का इनफ्लक्स करवा देता है। क्लोराइड के इनफ्लक्स होने की वजह से हाइपरपोलराइजेशन हो जाएगी, और हाइपरपोलराइजेशन की वजह से एक्शन पोटेंशियल की एक्शन पोटेंशियल की प्रोडक्शन काफी कम से कम होती है, ठीक हो गया, ओके। कहते हैं जो ड्रग बाइंडिंग साइट होती है वोल्टेज गेटेड आयन चैनल के ऊपर भी पड़ी हुई होती है। फॉर एग्जांपल लोकल एनेस्थेटिक्स वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देती है। जब ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देगा तो सोडियम का इनफ्लक्स कम से कम हो जाएगा। जब सोडियम का इनफ्लक्स कम से कम हो जाएगा तो न्यूरोनल कंडक्शन कम से कम हो जाएगी, जिसकी वजह से एनेस्थेटिक
के तौर पर इस्तेमाल होती है। इसके बाद है ट्रांसमेम्ब्रेन जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। अब इनके भी 3 डोमेन होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर, ट्रांसमेम्ब्रेन और इंट्रासेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन के अंदर लिगैंड बाइंडिंग साइट होती है और इंट्रासेलुलर पोर्शन जी प्रोटीन से कपल्ड होता है। नॉर्मली इनकी भी मजीद टाइप्स होती है, GS, GI और GQ, लेकिन सारी टाइप्स के अंदर 3 प्रोटीन सब यूनिट्स होती है, चाहे वो GS है, चाहे GI है, चाहे GQ है। एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा। बीटा और गामा जुड़े हुए होते हैं और वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जी प्रोटीन को, जबकि अल्फा के साथ GTP और GDP, लेकिन नॉर्मली फॉर्म में GDP होता है। अगर आप यहाँ पे देखो, ये पूरी डायग्राम है, ठीक है। नॉर्मली GDP होता है जब तक एगोनिस्ट स्टिमुलेट नहीं करवाएगा, लेकिन जैसे ही एगोनिस्ट स्टिमुलेट करवाएगा रिसेप्टर का तो GDP रिप्लेस हो जाएगा GTP से। फिर ये जो एक्टिवेटेड अल्फा रिसेप्टर है ये एडिनालाइल साइक्लेस को स्टिमुलेट करवाएगा, साइक्लिक AMP बनेगा, ठीक है। साइक्लिक AMP बनेगा और साइक्लिक AMP के बनने की वजह से आपको डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शंस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा GQ है, GQ वाले किस तरह से काम करते हैं, साइक्लिक AMP से काम नहीं करते बल्कि IP3 डैक सिस्टम के जरिए काम करते हैं। IP3 डैक और कैल्शियम सिस्टम से काम करते हैं। इसके बाद है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जब उनके साथ लाइगेंड बाइंड करते हैं तो कन्फर्मेशनल चेंज को अंडरगो करते हैं, उनके अंदर कन्फर्मेशनल चेंज आती है। उस कन्फर्मेशनल चेंज के साथ इनकी इंट्रासेलुलर डोमेन पे जो एंजाइम एक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती होती है और ये रिस्पॉन्स काफ़ी प्रोलॉन्ग होता है। तो ये वाली आपको किस केस के अंदर देखने को मिलती है, इंसुलिन के अंदर, ग्रोथ फैक्टर के अंदर। उनके रिसेप्टर का जो इंट्रासेलुलर डोमेन है उसके पास टायरोसिन काइनेस एक्टिविटी होती है। जैसे रिसेप्टर एक्टिवेट होता है तो रिसेप्टर खुद ब खुद फॉस्फोरिलेट करता है टायरोसिन एसजीओ को दूसरी स्पेसिफिक प्रोटीन को। फॉस्फोरिलेशन की वजह से क्या होगा, टारगेट प्रोटीन की मॉडिफिकेशन हो जाएगी और मॉलिक्यूलर स्विच के तौर पे काम करती है। फॉर एग्जांपल, अगर इंसुलिन का रिसेप्टर फॉस्फोरिलेटेड हो तो वो दूसरी प्रोटीन को फॉस्फोरिलेट कर लेता है, वो आगे मजीद एक्टिवेट हो जाएगी। फिर ये जो एक्टिवेटेड प्रोटीन है दूसरी प्रोटीन को फॉस्फोरिलेट करेगी और पूरा कैस्केड चलता रहता है, ठीक हो गया। तो एक कैस्केड इफेक्ट देखने को मिलता है। इसके बाद है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, मतलब सेल के अंदर पड़ा हुआ है, लिपोफिलिक के लिए होता है, ठीक है, स्टीरॉइड्स वगैरह के लिए होता है। तो ऐसे हार्मोन्स या ऐसे लाइगेंड्स जो काफ़ी ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल होती है तो वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के बाद साइटोप्लाज्म में आ जाती है, तो उनके लिए रिसेप्टर न्यूक्लियस के या साइटोप्लाज्म के अंदर पड़े हुए होती है। फिर इनका जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स होता है या ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स होता है, इसने रिस्पॉन्स एलिमेंट पे जाके बाइंड करना होगा, उसने फिर आगे जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना होगा और ये एक्शन काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होता है, प्रोलॉन्ग होता है, घंटों से लेकर दिनों तक ले सकता होता है, ठीक हो गया। इसके दूसरे टारगेट्स कौन कौन से हैं, इंट्रासेलुलर लाइगेंड्स के स्ट्रक्चरल प्रोटीन हो सकती है, एंजाइम हो सकते हैं, RNA हो सकते हैं, राइबोसोम हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जो एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट है पैक्लिटैक्सेल, ये ट्यूबुलिन को टारगेट करता है, ठीक हो गया, ओके। और इसके अलावा जो ट्राइमेथोपेरेम है ये एंजाइम डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करती है। इसके अलावा जो इरिथ्रोमाइसिन होती है 50S राइबोसोमल सब यूनिट को ब्लॉक करती है। ट्राइमेथोपेरेम किस चैप्टर के अंदर पढ़ा था आपने, सल्फोनामाइड वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ था। पैक्लिटैक्सेल क्या है, एक एंटी कैंसर ड्रग है। इरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, फ्लोक्सामाइसिन, ये चारों क्या है, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक। अब देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन के। सिग्नल ट्रांसडक्शन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक हो गया। तो इसके 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, पहला एम्प्लीफिकेशन और दूसरा क्या होता है, टैकीफाइलैक्सिस वाला होता है। सिग्नल एम्प्लीफिकेशन क्या होती है कि ये प्रॉपर्टी है जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर और एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर की, इंट्रासेलुलर या आइनोट्रोपिक नहीं होती। अब ये करते हैं क्या, सिग्नल की इंटेंसिटी को, सिग्नल के ड्यूरेशन को एम्पलीफाई कर देती है वाया सिग्नल कैस्केड इफेक्ट, ठीक हो गया। कि जैसे जो एक्टिवेटेड जी प्रोटीन होती है वो ज़्यादा ड्यूरेशन तक एक्टिवेट रहती है एज कम्पेयर टू ओरिजिनल एगोनिस्ट रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जाम्पल, एल्बिटिरोल अगर बाइंड करता है तो एल्बिटिरोल है कि एल्बिटिरोल बीटा 2 एगोनिस्ट है, ठीक है, GS के जरिए काम करता होता है। लेकिन जो एक मरतबा जी यानी कहने का मतलब जो एल्बिटिरोल होता है वो तो बाइंड करता होता है सिर्फ कुछ मिली सेकंड के लिए, लेकिन जो जी प्रोटीन होती है वो तकरीबन 100 मिली सेकंड तक जाके काम करती रहती है। तो फिर सिग्नल की प्रोलॉन्गेशन और एम्पलीफिकेशन देखने को मिलती है, ठीक हो गया। किस तरह से होती है, जी प्रोटीन और इंट्रासेलुलर टारगेट के दरमियान इंटरेक्शन होता है, ठीक हो गया। इससे ये फायदा होता है कि थोड़े से रिसेप्टर चाहिए होते हैं इवन बायोलॉजिकल इफेक्ट को करवाने वाले, ठीक हो गया। और ऐसे सिस्टम जो ऐसे बिहेवियर को रखते होते हैं उनको क्या बोलती है, स्पेयर रिसेप्टर्स बोलती है। और कहते हैं कि 99% इंसुलिन रिसेप्टर्स स्पेयर होते हैं, स्पेयर, ठीक हो गया। अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं दोबारा बता देता हूँ कि आपको थोड़े से रिसेप्टर की स्टिमुलेशन चाहिए गिवन बायोलॉजिकल इफेक्ट को प्रोड्यूस कराने के लिए, यानी 100% इफेक्ट आ चुका है लेकिन फिर भी रिसेप्टर अभी तक पूरे सैचुरेट नहीं हुए तो इसको बोलती है स्पेयर रिसेप्टर। 99% रिसेप्टर इंसुलिन के स्पेयर होते हैं, ठीक हो गया, ओके। तो ये इंश्योर करती है कि काफ़ी ज़्यादा ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर हो जाए थोड़ी सी इंसुलिन के एक्शन की वजह से। इसके अलावा कुछ कहते हैं कि जो 5 से लेकर 10% बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होते हैं वो स्पेयर होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि लिटिल फंक्शनल रिजर्व एक्टिविटी होती है फेलिंग हार्ट के अंदर, क्योंकि पहले से ही रिसेप्टर ऑक्युपाइड हो चुके होते हैं टू ऑब्टेन मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्टिलिटी। तो उनका क्या फिजियोलॉजिकल एक्शन क्या होता है, क्योंकि जो ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन होते हैं
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ रिसेप्टर अवेलेबल। अगर जितना रिसेप्टर अवेलेबल होंगे उतना ज़्यादा आपको रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। अब इसके बाद टैकीफाइलैक्सिस और टॉलरेंस होता है। अब इन चीज़ों को थोड़ा बहुत हम यहाँ से कवर कर लेते हैं। आपको पता है कि जो टैकीफाइलैक्सिस है, टैकीफाइलैक्सिस के बारे में एक वर्ड यूज़ होता है, उसको बोलते हैं फार्माकोडायनामिक टॉलरेंस। और जो टॉलरेंस होता है, टॉलरेंस को सिंपल हम बोलते हैं मेटाबॉलिक या फार्माकोकाइनेटिक टॉलरेंस। अब इनमें क्या डिफरेंस होता है, इनकी डेफिनेशन को नोट कर लेते हैं। टैकीफाइलैक्सिस के अंदर ड्रग का इफेक्ट फौरन ही जल्दी लॉस हो जाएगा, ड्रग का इफेक्ट फौरन ही कम हो जाएगा, और ये किस वजह से होता है, कंपनसेटरी न्यूरो फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म की वजह से होता है। तो द रैपिड लॉस ऑफ ड्रग इफेक्ट, द रैपिड लॉस ऑफ ड्रग इफेक्ट caused by compensatory neurophysiological mechanism is called tachyphylaxis। और टॉलरेंस के अंदर आप रिपीटेड प्रोलॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन करोगे ड्रग्स की और इसकी वजह से क्लिनिकल इफेक्ट कम हो जाएगा, तो उसको टॉलरेंस बोलते हैं। ऑनसेट इसका रैपिड होता है, इसका स्लो होता है। डोज डिपेंडेंट, कौन डोज डिपेंडेंट होता है, इसके अंदर आपने एक ही डोज दी थी लेकिन वो जल्दी से उसका असर खत्म हो गया, लेकिन इसके अंदर आप बहुत ज़्यादा डोज देते हो, तो ये डोज डिपेंडेंट होता है, डोज डिपेंडेंट नहीं होता। अगर आप इन डोज को बढ़ाते हो तो फिर क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। अगर डोज को बढ़ाते हो तो आपको ये देखने को नहीं मिलता, लेकिन अगर आप डोज को बढ़ाओगे, प्रोलॉन्ग करोगे, तब आपको टॉलरेंस देखने को मिलती है। ठीक हो गया। क्या मैकेनिज्म होती है, पहले इसको देखने से बजाय रूटीन प्रैक्टिस नॉर्मली ये देखा जाता है टॉलरेंस एग्जांपल किसकी क्या होती है, ईएनटी आपने याद रखना, ठीक है। इफेड्रिन, नाइट्रोग्लिसरीन और टोलब्यूटामाइड भी आ जाती है, जबकि बारबिटूरेट, एथेनॉल और ओपीएम आ जाती है किसके अंदर, टॉलरेंस के अंदर आ जाती है। क्या कॉजेज होते हैं टॉलरेंस के या टॉलरेंस के, सॉरी टैकीफाइलैक्सिस के। सबसे पहले क्या होता है कि जी प्रोटीन का एक्सेस कभी कभार खराब हो जाता है, फॉर एग्जांपल बीटा रेस्टिन की वजह से, या रिसेप्टर की इंटरनलाइजेशन हो सकती है, सेक्वेस्ट्रेशन हो सकती है। इंटरनलाइजेशन के अंदर एग्जांपल दी हुई है मॉर्फिन रिसेप्टर की, सेक्वेस्ट्रेशन के अंदर बीटा की एग्जांपल दी हुई है, डिप्लीशन के अंदर एग्जांपल दी है कि नाइट्रोग्लिसरीन के लिए थायोल को फैक्टर की डेफिशिएंसी हो गई है। जबकि टॉलरेंस की यहाँ पर जो दी हुई है वो है कॉन्जेनिटल और एक्वायर्ड। कॉन्जेनिटल के अंदर जो नेग्रोस होते हैं वो कहते हैं कि इफेड्रिन के मिड्रियाटिक इफेक्ट से रेजिस्टेंट होते हैं, और एक्वायर्ड के अंदर मॉर्फिन, इथेनॉल, नाइट्रेट्स, इफेड्रिन, एम्फेटामिन वगैरह देखने को मिलते हैं। एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है क्रॉस टॉलरेंस। क्रॉस टॉलरेंस का मतलब है कि दो या दो से ज़्यादा रिलेटेड ड्रग्स के दरमियान टॉलरेंस आ गई है। फॉर एग्जाम्पल एथेनॉल और जनरल एनेस्थीसिया वाले ड्रग्स के दरमियान। इसका तीन मैकेनिज्म होता है, या तो ड्रग कंसंट्रेशन में अल्टरेशन है, या एंडोजीनस न्यूरोट्रांसमीटर के कंसंट्रेशन के अंदर अल्टरेशन है, वेरिएशन है, या नंबर और फंक्शन ऑफ रिसेप्टर इसके अंदर अल्टरेशन है। ठीक हो गया। और हर एक यहाँ पर एग्जांपल वगैरह लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल थायरोटॉक्सिकोसिस बीटा रिसेप्टर की सेंसिटिविटी को, नंबर को बढ़ा देता है। उसके अलावा ऊपर यहाँ पे लिखा कि अगर किसी के अंदर एंडोजीनस कैटेकोलामिन ज़्यादा है तो फिर बीटा ब्लॉकर ज़्यादा हार्ट रेट को कम कर देते हैं। और ऊपर एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन लिखा हुआ है। ओके, तो मैं यहाँ पे बता रहा था कि इनर्ट बाइंडिंग साइट और रिसेप्टर बाइंडिंग साइट इसमें फ़र्क आ जाता है। तो पहले डेफिनेशन को देख लेते हैं। इनर्ट बाइंडिंग साइट की डेफिनेशन क्या होती है, ऐसे मालिक्यूल जिनके साथ ड्रग बाइंड करती है लेकिन कोई ऐसा फिजियोलॉजिकल फंक्शन नहीं देखने को मिलता, ठीक है, कोई फंक्शन चेंज नहीं होता, तो उनको इनर्ट बाइंडिंग साइट है। जबकि रिसेप्टर बाइंडिंग साइट के अंदर रिसेप्टर बाइंडिंग साइट क्या होती है, रिसेप्टर मॉलिक्यूल के स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं जिनके साथ ड्रग बाइंड करती है। फंक्शन क्या होती है इनर्ट बाइंडिंग साइट पे, तो इनर्ट बाइंडिंग साइट असल में क्या होती है, ये एल्ब्यूमिन के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ड्रग को तो बाइंड करते हैं लेकिन इसके फंक्शन को चेंज नहीं करते। अब ये इंपॉर्टेंट होती है ड्रग के बफर करने में, क्योंकि ऐसी ड्रग जो प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड होगी वो डायरेक्टली फिजियोलॉजी फार्माकोलॉजी के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करती है। दूसरा रिसेप्टर साइट की क्या सिग्निफिकेंस है कि अगर ड्रग रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी तभी आपको बायोलॉजिकल इफेक्ट देखने को मिलेगा। एग्जांपल क्या होती है इनर्ट बाइंडिंग साइट के, एग्जांपल एल्ब्यूमिन और ओरोसोम्यूकॉइड होती है, जबकि इसके अंदर रिसेप्टर बाइंडिंग साइट के अंदर क्या होती है, हिस्टामिन का H1 होती है। बाकी रिसेप्टर रेगुलेशन या रिसेप्टर कैरेक्टरिस्टिक सिग्नल ट्रांसडक्शन के, पहला सिग्नल एम्पलीफिकेशन, दूसरा प्रोटेक्टिव अगेंस्ट या प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सेसिव स्टिमुलेशन। तो पहला जीन एम्पलीफिकेशन, जो जी प्रोटीन और टायरोसिन काइनेस लिंक्ड रिसेप्टर्स होते हैं वो सिग्नल के ड्यूरेशन को, सिग्नल की इंटेंसिटी को एम्पलीफाई कर देती है, जिसकी वजह से आपको स्पेयर रिसेप्टर देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल इंसुलिन रिसेप्टर के केस के अंदर 99% स्पेयर होती है, जबकि हार्ट के अंदर बीटा रिसेप्टर में 5 से लेकर 10% स्पेयर होती है। अब प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सेसिव स्टिमुलेशन, तो उसके अंदर टैकीफाइलैक्सिस और डाउन रेगुलेशन है। अब इसमें होगा क्या, जब भी रिसेप्टर को ज़्यादा रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन करवाई जाएगी ड्रग्स की, मतलब रिसेप्टर बार बार एक्सपोज हो रहा है ड्रग्स से, तो फिर वो डिसेंसिटाइज हो जाएगा। डिसेंसिटाइजेशन की वजह से उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम से कम हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं टैकीफाइलैक्सिस। इसका वही मैकेनिज्म लिखे हुए है कि बीटा रेस्टिन की वजह से, या इंटरनलाइजेशन है, सेक्वेस्ट्रेशन है, या एसेंशियल सब्सट्रेट की डिप्लीशन की वजह से, तो ये डाउन रेगुलेशन है। अप रेगुलेशन के अंदर क्या होगा कि अगर रिसेप्टर किसी एंटागोनिस्ट से बार बार एक्सपोज हो जाएगा तो फिर रिसेप्टर की अप रेगुलेशन हो जाएगी, और इसके अंदर जो रिसेप्टर के रिजल्ट्स होते हैं नॉर्मली साइटोसोल के अंदर, वो मेम्ब्रेन के अंदर लगना शुरू हो जाएगी। जब वो मेम्ब्रेन के अंदर लगना शुरू हो जाएगी तो फिर नेट रिसेप्टर की क्वांटिटी या टोटल नंबर ऑफ रिसेप्टर काफी ज्यादा हो जाएगी। ठीक हो गया। इसका फायदा ये होता है कि अप रेगुलेशन की वजह से कि सेंसिटिविटी बढ़ती है एगोनिस्ट के लिए और रेजिस्टेंस आ जाती है एंटागोनिस्ट के लिए। इफेक्टर क्या होते हैं, किसी भी सिस्टम के ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो किसी बायोलॉजिकल इफेक्ट को अकॉम्प्लिश करते हैं जब रिसेप्टर एक्टिवेट होता है एगोनिस्ट से। यहाँ पे एंटागोनिस्ट लिखा हुआ है, वाओ। तो उसको बोलते हैं इफेक्टर, यानी ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि ड्रग रिसेप्टर
की इन्फॉर्मेशन को ट्रांसड्यूस करते हैं बायोलॉजिकल इफेक्ट के अंदर। ये भी चैनल भी हो सकती है, ट्रांसपोर्टर भी हो सकती है, एंजाइम भी हो सकती है, रिसेप्टर के मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल चैनल के अंदर आइनोट्रोपिक या सोडियम पोटेशियम चैनल है, ट्रांसपोर्टर के अंदर मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स आ सकते हैं, या नेट नोरेपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर आ सकता है, एंजाइम एडिनाइल साइक्लेज वगैरह भी आ सकता है, डीएनए गायरस भी आ सकता है, एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस भी आ सकता है, या रिसेप्टर के मॉलिक्यूल खुद भी हो सकते हैं, जिस तरह टायरोसिन काइनेस एक्टिविटी होती है इंसुलिन के रिसेप्टर की। ठीक हो गया? ओके, तो यहाँ तक तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देख लिया था। इसी वीडियो के अंदर हमने सब कुछ कवर करना है, तो छुट्टी नहीं मिलने वाली। तो अब हम पढ़ेंगे डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। ठीक हो गया? डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। अब एगोनिस्ट ड्रग ऐसी होती है जो कि एंडोजीनस लिगैंड की एक्टिविटी को माइमिक करती है। फॉर एग्जांपल आइसोप्रोटीनोल, नॉरएपिनेफ्रिन, और नॉरएपिनेफ्रिन बल्कि आपको एपिनेफ्रिन बोलना चाहिए था, क्योंकि आइसोप्रोटीनोल बीटा 1 बीटा 2 दोनों पे जाके बाइंड करती होती है। ठीक हो गया? और आपको पता है कि किसी भी ड्रग का इफेक्ट होता है, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो डिपेंड करता है कि रिसेप्टर की सेंसिटिविटी क्या है, या उस रिसेप्टर की साइड के ऊपर ड्रग की कंसंट्रेशन क्या है। अब ड्रग की जो कंसंट्रेशन होती है रिसेप्टर साइड के ऊपर, वो मजीद दो चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट होती है, कितनी आपने डोज दी है और कितनी उसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल है। फार्माकोकाइनेटिक के अंदर मजीद 4 चीज़ें आ जाती है: एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन। डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप 3 होती है: ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, जिसके अंदर आप क्या देखते हो, ग्राफ बनाते हो डोज का और रिस्पॉन्स का। दूसरा आता है ग्रेडेड डोज बाइंडिंग रिस्पॉन्स, जिसके अंदर आप ग्राफ बनाते हो किसका, डोज का और ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का। तीसरा आता है क्वांटल डोज रिस्पॉन्स, जिसके अंदर आप फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन और डोज का कर्व बनाते हो, तो ये क्वांटल डोज रिलेशनशिप आ जाती है। ठीक हो गया? ओके। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्वांटल डोज, ग्रेडेड डोज, इनमें क्या फर्क होता है, तो बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। पहले हम यहाँ से इसके कॉन्सेप्ट को ले लेते हैं, फिर हम डिफरेंस वगैरह को पढ़ेंगे। अब ये ग्राफ होता है किसके दरमियान है, इस ग्राफ के अंदर डोज और रिस्पॉन्स को हम कंपेयर करते हैं ग्राफ के जरिए। ठीक है? डोज का किसके साथ होना, मैक्सिमम इफेक्ट या रिस्पॉन्स के साथ, उसको बोलते हैं हम ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स। यानी अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, डोज को बढ़ाते हो, तो फिर ड्रग का रिस्पॉन्स भी बढ़ता है, तो उसको बोलते हैं ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। जैसे जैसे ड्रग की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो उसके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट भी बढ़ते रहते हैं, यहाँ तक कि तमाम रिसेप्टर ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, इसको बोलते हैं मैक्सिमम इफेक्ट। ठीक हो गया? तो आपको इससे क्या पता चल, इससे क्या देखने को मिलता है, इस ग्राफ से आपको दो चीज़ें देखने को मिलती है: एफिकेसी और पोटेंसी। एफिकेसी से आप ई मैक्स पता चलाते हो और पोटेंसी से EC50 का पता चलाते हो। ठीक हो गया? यानी इस ग्राफ के अंदर क्या लिखा होता है कि जो इंटेंसिटी ऑफ द इफेक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डोज की। ठीक हो गया? अब पहला वर्ड है पोटेंसी। पोटेंसी क्या होती है? पोटेंसी का डेफिनेशन है द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ ड्रग, द अमाउंट ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट। ठीक हो गया? और यहाँ पे जो इफेक्ट लिया जाता है वो 50% होता है मैक्सिमम इफेक्ट का, यानी ड्रग की वो कंसेंट्रेशन जो 50% मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस करे, तो उसको बोलते हैं पोटेंसी, और उसको शो करने के लिए हम EC50 यूज करते हो, जिसको बोलते हैं इफेक्टिव ड्रग कंसेंट्रेशन। ठीक हो गया? यानी जो ड्रग हमें थोड़ी मिकदार में चाहिए गिवन इफेक्ट प्रोड्यूस करवाने के लिए, या 50% इफेक्ट प्रोड्यूस करवाने के लिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक हो गया? ओके, तो आप इसको देख लेना। जैसे एक ड्रग लिखी हुई है कैंडी सार्टिन और इरिबिसार्टिन, दोनों के दोनों क्या होती है, हमारी दो सार्टिन वाली कैटेगरी से बिलोंग करती है, यानी ARB होती है। अब ये दोनों हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन जो थेरापेटिक डोज रेंज होती है वो कैंडी सार्टिन होती है, वो 4 से लेकर 32 मिलीग्राम है, जबकि इरिबिसार्टिन की 75 से लेकर 300 है। यानी आपको देख सकते हो कि 4 से लेकर 32 मिलीग्राम चाहिए थेरापेटिक डोज रेंज। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कैंडी सार्टिन होती है वो ज़्यादा पोटेंट होती है इरिबिसार्टिन की, मतलब इसकी EC50 काफ़ी कम होती है। ओके, EC50 काफ़ी ज़्यादा कम होती है। ओके, और अगर आप ग्राफ को ड्रा करते हो तो ग्राफ किस शक्ल का आना शुरू हो जाता है, सिग्मॉइड वगैरह। जब आप लॉग की फॉर्म में लेते हो तो ग्राफ क्या आना शुरू हो जाता है, सिग्मॉइडल शेप आना शुरू हो जाता है। और अगर आप इस फॉर्म में लोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, कर्व्ड देखने को मिलता है। ठीक हो गया? तो ग्राफ को थोड़ा देख लेना, ग्राफ एग्जाम में आ जाते होते हैं। एफिकेसी क्या होती है? एफिकेसी क्या होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ द ड्रग, कि मैक्सिमम किसी भी ड्रग का जो रिस्पॉन्स होता है जब वो ड्रग किसी रिसेप्टर को स्टिमुलेट करवाती है, तो उसको बोलते हैं एफिकेसी। एफिकेसी किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, नंबर ऑफ ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, के कितने ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बने हैं और उनकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या थी। ठीक हो गया? इंट्रिंसिक एक्टिविटी की डेफिनेशन लिखी हुई है, द एबिलिटी टू एक्टिवेट द रिसेप्टर एंड सेलुलर रिस्पॉन्स इज कॉल्ड इंट्रिंसिक एक्टिविटी। तो एफिकेसी को शो करते हो Emax से और पोटेंसी को शो करते हो EC50 से शो करते हो। ठीक है? और EC50 क्या होती है, असल में जो EC50 होती है, जितनी EC50 कम होगी उतनी पोटेंसी ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा एफिकेसी ज़्यादा होगी उतनी Emax ज़्यादा होगी। ठीक है? तो Emax और एफिकेसी एक ही चीज़ होती है। मैक्सिमम Emax का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि ड्रग ने तमाम रिसेप्टर को ऑक्यूपाई कर लिया है, और अगर ड्रग की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको लीनियर लाइन देखने को मिलेगी। ठीक हो गया? ओके, और कोई भी ड्रग जो 100% रिसेप्टर को स्टिमुलेट करवाती है, 100% एक्टिवेशन करती है, तो उसको फुल एगोनिस्ट, और कुछ क्या होते हैं पार्शियल एगोनिस्ट, जो कि फुल मैक्सिमम कंसंट्रेशन के ऊपर भी मैक्सिमम इफेक्ट नहीं देते, तो उनको बोलते हैं पार्शियल एगोनिस्ट होते हैं। अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पैरामीटर होता है एफिकेसी। ठीक हो गया? मतलब जिस ड्रग की ग्रेटर एफिकेसी होगी वो ज़्यादा थेरापेटिकली बेनिफिशियल होगी एज कम्पेयर टू पोटेंसी। तो जो एफिकेसी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू पोटेंसी। ओके,
ठीक है, तो हमने यहाँ से थोड़ा बहुत डिफरेंस वगैरह कर लेते हैं, ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व और ग्रेडेड डोज बाइंडिंग रिस्पॉन्स कर्व और क्वांटल डोज। अब ये ग्राफ किसके दरमियान में होता है, डोज का और रिस्पॉन्स का, जबकि ये ग्राफ किसके दरमियान में होता है, डोज का और रिसेप्टर बाउंड बाय ड्रग। और ये ग्राफ किसके दरमियान में होता है, डोज और फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन। क्या डाटा मिलता है इसके अंदर, एफिकेसी और पोटेंसी देखने को मिलती है, जबकि इस केस के अंदर बी मैक्स। अब बी मैक्स का क्या मतलब होता है कि जितने रिसेप्टर ऑक्युपाइड हो गया, ठीक है, ओके, बी मैक्स, ठीक है, बी मैक्स, ठीक है। और के डी का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग, जो कि 50% ऑफ रिसेप्टर का ऑक्युपाई करने के लिए काम होती है। तो के डी एफिनिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जबकि क्वांटल डोज रिस्पॉन्स में आपको क्या देखने को मिलती है, मीडियन इफेक्टिव डोज, मीडियन टॉक्सिक डोज, मीडियन लीथल डोज, LD50, TD50, ED50, ठीक हो गया। इसमें क्या रिलेशनशिप होता है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डोज, जबकि इसमें भी इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डोज, जबकि इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ द इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डोज। ग्राफ आप दोनों में, तीनों का ग्राफ देख लो, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन एफिकेसी और पोटेंसी। एफिकेसी और पोटेंसी में क्या फर्क होता है, ओके। तो एफिकेसी क्या होता है, मैक्सिमम इफेक्ट होता है जो किसी पार्टिकुलर ड्रग की वजह से अचीव हो सकता है रिगार्डलेस ऑफ डोज, तो उसको बोलते हैं एफिकेसी, ई मैक्स। जबकि पोटेंसी क्या होती है, द अमाउंट और कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक इफेक्ट, फॉर एग्जांपल 50% ऑफ द मैक्सिमम इफेक्ट। अब एक इन फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ड्रग की नेचर क्या है, ड्रग का नेचर ऑफ रिसेप्टर क्या है, नेचर ऑफ इफेक्टर क्या है, कितने ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। जबकि पोटेंसी किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, कितने रिसेप्टर अवेलेबल है और रिसेप्टर की एफिनिटी क्या है। ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स का इससे मेजर कर सकते हैं, इसको भी मेजर कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको EC50, ED50, TD50 देखने को मिलता है, लेकिन क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व से आप एफिकेसी मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। आगे ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे लिखी हुई है कि वाई एक्सिस के ऊपर क्या होता है, ई मैक्स होता है, जबकि वहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या होगा, मीडियन डोसेस होती है। मैथमेटिकल रिलेशनशिप क्या होगा, ई मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिकेसी, जबकि इसमें क्या होगा, जो पोटेंसी होती है या तो EC50 होती है, वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बाकी अभी ग्राफ को याद रख लेना, तो ये एफिकेसी और पोटेंसी का डिफरेंस हो जाएगा। ये ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व, कोरिलेटेड डोज बाइंडिंग रिस्पॉन्स कर्व और क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व, ओके। तो आप इसको देख लेना, ठीक है। इसके बाद कॉन्सेप्ट आएगा स्पेयर रिसेप्टर। ऐसे रिसेप्टर जो किसी ड्रग को बाइंड नहीं करते, जब ड्रग की कंसंट्रेशन सफिशिएंट होती है ई मैक्स को, तो उसको बोलते हैं स्पेयर रिसेप्टर। बाकी आपको बता चुका था इंसुलिन रिसेप्टर 99% स्पेयर होते हैं, जबकि हार्ट के ऊपर बीटा रिसेप्टर तकरीबन 5 से लेकर 10% स्पेयर होते हैं। अब इसकी यहाँ पे रीजन लिखी हुई है कि या तो बी मैक्स ज़्यादा हो जाता है ई मैक्स से, या फिर के डी ज़्यादा होता है EC50 से, ठीक हो गया, ओके। जो बी मैक्स और के डी ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, ये होती है क्वांटल डोज की प्रॉपर्टी होती है, जबकि ई मैक्स और EC50 किसकी होती है, ग्रेडेड की होती है। मैकेनिज्म क्या होता है कि बाज़ अगर ऐसा होता है कि जो ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन होता है वो रिलेटिवली ज़्यादा ड्यूरेशन का नहीं होता है एज कम्पेयर टू इफेक्टर एक्टिवेशन, या रिसेप्टर इफेक्टर से ज़्यादा हो जाती है। इस केस के अंदर आपको स्पेयर रिसेप्टर देखने को मिलते हैं। इसका फायदा क्या होता है कि सेंसिटिविटी को बढ़ा देते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा रिसेप्टर अवेलेबल होगी उतना ज़्यादा ड्रग रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलता है, ठीक हो क्या, ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन ज़्यादा देखने को मिलेगा, ओके। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं किसकी तरफ, इफेक्ट ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन ऑन रिसेप्टर बाइंडिंग। क्या ड्रग की कंसंट्रेशन का रिसेप्टर की बाइंडिंग के ऊपर क्या होता है। तो यहाँ पर उन्होंने एक इक्विलिब्रियम के अंदर दिखाया हुआ लॉ ऑफ मास एक्शन के ड्रग प्लस रिसेप्टर्स को, जो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स और बायोलॉजिकल इफेक्ट। अब यहाँ पे एक अजम्पशन की है कि अगर एक ड्रग मालिक्यूल की बाइंडिंग की वजह से क्या होता है, दूसरे मालिक्यूल की बाइंडिंग के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करते हैं, तो फिर ये इक्वेशन आती है। अब इस इक्वेशन का अगर आप इग्नोर कर दो, इसके अंदर सिर्फ आप एक वैल्यू को नोट करो, उसका नाम है के डी क्या होता है कि एफिनिटी ऑफ ड्रग फॉर इट्स रिसेप्टर, ठीक है। और यहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी आपको बताई थी, के डी क्या होता है, के डी होता है द कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग की वो कंसंट्रेशन जो 50% रिसेप्टर को बाउंड कराने के लिए काम आती है, तो उसको बोलते हैं के डी, ठीक है, के डी, ठीक है। के डी क्या डिटरमिन करती है, एफिनिटी को डिटरमिन करती है। और एफिनिटी क्या होती है, एफिनिटी जो स्ट्रेंथ होती है किसके दरमियान, लाइगेंड या ड्रग और रिसेप्टर में। जितना ज़्यादा के डी वैल्यू ज़्यादा होगा उतना वीकर इंटरेक्शन होगा, उतनी इसकी एफिनिटी कम होगी, ठीक हो गया। तो के डी और एफिनिटी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होती है, जिस तरह EC50 और पोटेंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होती है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे ही कंसंट्रेशन ऑफ फ्री ड्रग बढ़ती है, तो जो रेशियो होती है कंसंट्रेशन ऑफ बाउंड रिसेप्टर टू टोटल रिसेप्टर तकरीबन यूनिटी के बराबर आ जाती है और मैक्सिमम इफेक्ट आ जाता है, ठीक हो गया। आगे आगे एक और इंपॉर्टेंट कर्व लिखा हुआ है, यहाँ पे भी हम इसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं इंट्रिंसिक एक्टिविटी की तरफ, ठीक है, इंट्रिंसिक एक्टिविटी की तरफ। आपको पता है कि जो एगोनिस्ट होते हैं रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं और बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक हो गया। अब इनका जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है वो डिपेंड करता है कि एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन क्या, उसकी एफिनिटी क्या और फ्रैक्शन ऑफ ऑक्युपाइड रिसेप्टर क्या है, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ ऑक्युपाइड रिसेप्टर क्या होते हैं, ठीक हो गया। अब एगोनिस्ट 3 टाइप के होते हैं, फुल, पार्शियल, इनवर्स, इसके अलावा भी कुछ हो जाती है। कुछ एगोनिस्ट क्या होती है, न्यूट्रल एंटागोनिस्ट जैसे बिहेव करते हैं, ओके। अगर मैं यहाँ से देखना चाहूँ कि फुल एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट, न्यूट्रल एंटागोनिस्ट, इनवर्स एगोनिस्ट और कुछ बाइस्ड एंटागोनिस्ट होते हैं, एगोनिस्ट होते हैं, ठीक है।
तो फुल एगोनिस्ट क्या होते हैं? फुल एगोनिस्ट क्या होता है कि अगर ड्रग किसी रिसेप्टर के बाइंड करे और मैक्सिमम बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोवाइड करे और वो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स हमारे एंडोजीनस लाइगेंड के तकरीबन बराबर का हो, तो उसको बोलते हैं फुल एगोनिस्ट, ठीक है? यानी जब फुल एगोनिस्ट होते हैं रिसेप्टर पे बाउंड करने के बाद उसको फुली एक्टिवेट कर देते हैं, और जो फुल एगोनिस्ट होते हैं वो एग्जैक्टली ई मैक्स प्रोड्यूस करते हैं जो हमारा एंडोजीनस मॉलिक्यूल करता है। फॉर एग्जाम्पल फिनाइलेफ्रिन अल्फा 1 एड्रीनल रिसेप्टर पर फुल एगोनिस्ट वाला काम करता है, क्योंकि ये बिल्कुल वैसे ही उतनी ही ई मैक्स प्रोड्यूस करता है जितना हमारा एंडोजीनस लाइगेंड नॉरएपिनेफ्रिन प्रोड्यूस करता है, ठीक हो गया? तो एग्जाम्पल क्या होगी? फिनाइलेफ्रिन होगी। पार्शियल एगोनिस्ट के अंदर क्या होगा? इनकी जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है वो 0 से तो ज़्यादा होती है, लेकिन इनकी 100% रिलेटिवली क्या होती है? कम होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप कंसंट्रेशन को फुल कर भी दो, यहाँ तक कि तमाम रिसेप्टर ऑक्यूपाइड हो, तब भी ये उतनी ई मैक्स प्रोड्यूस नहीं कर पाते जितना फुल एगोनिस्ट होते हैं, ठीक है? तो पार्शियल एगोनिस्ट कम होते हैं, और कहते हैं कि अगर एक साइड पे पार्शियल एगोनिस्ट और दूसरी साइड पे फुल एगोनिस्ट और दोनों को मिला के देते हो तो पार्शियल एगोनिस्ट फुल एगोनिस्ट के लिए एंटागोनिस्ट वाला काम करते हैं। एक एग्जांपल है एरिपीप्राजोल होती है। एरिपीप्राजोल क्या होता है? एटिपिकल एंटीसाइकोटिक होती है, ठीक है? अब ये पार्शियल एगोनिस्ट होता है डोपामिन वाले रिसेप्टर की तरफ, ठीक हो गया? अगर जो ओवर एक्टिव डोपामिनर्जिक पाथवे होते हैं, ठीक है, वो इनहिबिट हो जाएगी कौन से? एरिपीप्राजोल से, जबकि अंडर एक्टिव पाथवे वो स्टिमुलेट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप फुल एगोनिस्ट और पार्शियल एगोनिस्ट दोनों को एक साथ दोगे तो फुल एगोनिस्ट के लिए पार्शियल एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट जैसा बिहेव करेंगे, ओके? और इनवर्स एगोनिस्ट क्या होते हैं? इनवर्स एगोनिस्ट क्या होते हैं? ये रिसेप्टर को एक्टिवेटेड स्टेट से इनएक्टिवेटेड स्टेट की तरफ ले जाएगा, ठीक हो गया? तो ऐसे एगोनिस्ट क्या होते हैं? इनवर्स एगोनिस्ट होते हैं। इनको एंटागोनिस्ट इसलिए नहीं बोलते क्योंकि एंटागोनिस्ट के पास जीरो इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है, लेकिन ये एक्टिविटी जीरो से भी नीचे ले जाती है, माइनस की तरफ ले जाती है, ठीक हो गया? इसकी एग्जांपल यहाँ पे नहीं लिखी हुई और आपने याद भी नहीं करनी। हाँ हाँ। अब इसके बाद चल जाती है एंटागोनिस्ट की तरफ। तो एंटागोनिस्ट क्या होती है? ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो रिसेप्टर के साथ बाइंड तो करती है हाई एफिनिटी के साथ, लेकिन इनकी 0% इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है। जो एंटागोनिस्ट होता है इनका बायोलॉजिकल एक्शन के ऊपर कोई नहीं होता, यानी जब एगोनिस्ट होता है तो इनका बायोलॉजिकल फंक्शन के ऊपर कोई ऐसा इफेक्ट नहीं होता, लेकिन जब एगोनिस्ट होगा तो ये एगोनिस्ट के इफेक्ट को कम कर देते हैं। तो इन शॉर्ट जब एगोनिस्ट नहीं होगा कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जब एगोनिस्ट भी आ जाएगा तो एंटागोनिस्ट एगोनिस्ट के एक्शन को खत्म कर देते हैं, ठीक है? एगोनिस्ट किस तरह से काम करते हैं? या तो ड्रग की एबिलिटी को खराब कर देती है जिसकी वजह से ड्रग रिसेप्टर पे बाइंड नहीं कर पाती, या फिर रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देती है जो कि ड्रग को बाइंड करवाने वाला था। अब जो एंटागोनिस्ट होती है, अब यहाँ पे 3 टाइप के लिखे हुए, कॉम्पिटिटिव है, इरिवर्सिबल है, 4 टाइप के, एलोस्टेरिक है और फंक्शनल एंटागोनिस्ट, ऐसे केमिकल भी होते हैं। कॉम्पिटिटिव के अंदर क्या होगा? एंटागोनिस्ट आकर सेम साइड पे जाके बाइंड करता है जहाँ पे एगोनिस्ट बाइंड करता है, तो उसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव। अब कॉम्पिटिटिव वाले को हम ब्लॉक कर सकते हैं जब हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं या एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं। इसकी एग्जांपल है टिराजोसिन। टिराजोसिन कॉम्पीट करती है एंडोजीनस लाइगेंड के साथ जो कि नोरेपिनेफ्रिन होता है अल्फा 1 एड्रीनो रिसेप्टर के साथ, ठीक हो गया? लेकिन जैसे ही आप एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हो तो आप इसकी इनहिबिशन को ओवरकम कर सकते हो। इन शॉर्ट कि इनका ई मैक्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन ये क्या करते हैं? केएम वैल्यू को या EC50 को बढ़ा देती है, राइट की तरफ ग्राफ को शिफ्ट कर देती है। इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट के अंदर क्या होता है? कोवेलेंटली बाइंड करते हैं एक्टिव साइट के ऊपर और परमानेंटली रिड्यूस कर देती है। इसकी एग्जांपल क्या लिखी हुई है? और ये क्या करते हैं? ई मैक्स को डाउनवर्ड शिफ्ट कर देती है और EC50 के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। अब इसकी एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल ही नहीं दी हुई, लेकिन इरिवर्सिबल क्या आपको पहले से पता है ना? फेनॉक्सीबेंजामीन और फेंटोलामीन वाला चक्कर। फेंटोलामीन इसके अंदर आएगा जिसको रिवर्सिबल बोलती है, रिवर्सिबल आएगा। एलोस्टेरिक के अंदर कभी कभार ऐसा होता है कि एंटागोनिस्ट ऐसी साइड के ऊपर जाके बाइंड करती है जहाँ पर एगोनिस्ट बाइंड नहीं करता है, किसी और साइड पे जाके बाइंड कर देती है, और ये वाले भी क्या करते हैं? ई मैक्स को कम कर देती है, इससे 50 के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता। इसकी एग्जांपल है पिक्रोटॉक्सिन होता है जो कि गाबा के इनसाइड पोर्शन के ऊपर जाके बाइंड करता है। जब पिक्रोटॉक्सिन चैनल के ऊपर जाके बाइंड करेगा तो फिर कोई क्लोराइड पास नहीं करेगा यहाँ तक कि गाबा फुल एक्टिवेट हो भी जाए, ठीक है? इसके बाद चलते हैं फंक्शनल एंटागोनिज्म। फंक्शनल एंटागोनिज्म, ये जो एंटागोनिस्ट होते हैं ये एगोनिस्ट के रिसेप्टर पे बाइंड नहीं करते बल्कि डिफरेंट रिसेप्टर पे जाके बाइंड करते हैं। हाँ, इनका जो फिजियोलॉजी होती है वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल जो एपिनेफ्रिन होता है और हिस्टामिन होता है इनका आपस में ऑपोजिट रिलेशनशिप है। एपिनेफ्रिन ने क्या करवानी है? ब्रोंकोडायलेशन, और हिस्टामिन ने ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन करानी है। इंसुलिन ने हाइपोग्लाइसीमिया और ग्लूकागोन ने हाइपरग्लाइसीमिया करवानी है। तो ये आपस में क्या होते हैं? फंक्शनल एंटागोनिस्ट के तौर पर काम आते हैं, ठीक हो गया? ओके, अब तक हमने कितना कवर कर लिया था? हमने एफिकेसी, पोटेंसी वगैरह को भी कवर कर लेते हैं, स्पेयर रिसेप्टर को भी कवर कर लिया था। थेरापेटिक इंडेक्स की तरफ नहीं आ रहा, एगोनिस्ट की तरफ आती है। ऐसी ड्रग जो किसी रिसेप्टर को स्टिमुलेट करवाती है बाइंडिंग के तौर पर तो उसको बोलते हैं एगोनिस्ट। और यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम फॉर्म्ड होता है किसके दरमियान? RI और RA के दरमियान, इन द एब्सेंस ऑफ लाइगेंड, ठीक है? और अगर एगोनिस्ट के बगैर एक्टिविटी है तो उसको कॉन्सिक्यूटिव एक्टिविटी बोलते हैं, और RI स्टेट फेवर होती है जब लाइगेंड नहीं होता। एगोनिस्ट के 4 टाइप्स है, फुल एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट, न्यूट्रल एंटागोनिस्ट और इन्वर्स एगोनिस्ट होती हैं। इनको आप देख लेना, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? ये आपको याद करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है? एंटागोनिज्म, यहाँ पर एंटागोनिस्ट ये कॉम्पिटिटिव या रिवर्सिबल और नॉन कॉम्पिटिटिव 2 तरह के होते हैं, रिवर्सिबल और एलोस्टेरिक होते हैं, फिजियोलॉजिकल या फिर केमिकल। केमिकल क्या करती है? उस ड्रग के साथ बाइंड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल पैरालिडॉक्सिम है और डाइमरकैप्रोल होता है, चिलेटिंग एजेंट होती है, ओके? चिलेटिंग एजेंट भी इसी कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। अब हम लास्ट की तरफ आते हैं क्वांटल डोज रिस्पॉन्स की तरफ, ठीक है? क्वांटल डोज रिस्पॉन्स के अंदर क्या होगा? ये ग्राफ होगा किसके दरमियान? डोज और
प्रोपोर्शन या फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन जो कि उस ड्रग को रिस्पॉन्ड कर रही है, तो उसको बोलते हैं क्वांटल डोज, यानी क्वांटम में क्या होगा, या तो इफेक्ट होगा या नहीं होगा। ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वैल्यू लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, थेरापेटिक इंडेक्स। थेरापेटिक इंडेक्स क्या होता है? द रेशियो ऑफ द ड्रग दैट प्रोड्यूसेस टॉक्सिसिटी इन हाफ द पॉपुलेशन, यानी जो टॉक्सिक डोज होती है और जो एक इफेक्टिव डोज होती है, इसकी रेशियो को बोलती है थेरापेटिक इंडेक्स बोलती है। तो थेरापेटिक इंडेक्स है किसी भी ड्रग की सेफ्टी को मेजर करता है। मिसाल के तौर पर जिसकी ज़्यादा वैल्यू होगी, इसका मतलब क्या होगा, वो ड्रग रिलेटिवली सेफ होती है। ठीक है, क्लिनिकल यूजफुलनेस क्या होती है? तो थेरापेटिक इंडेक्स है, दो चीज़ों से डिटरमिन करती है, पहला ड्रग की ट्रायल और दूसरा एक्यूमुलेटेड क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस मालूम करते हैं। अब कुछ ड्रग्स ऐसी है जिनका थेरापेटिक इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होता है, तो आप उनको काफ़ी ज़्यादा केयर से यूज़ करते हो, केयरफुली यूज़ करते हो। कुछ का क्या होता है, थेरापेटिक इंडेक्स काफ़ी बड़ा होता है, तो आप इनको आराम से यूज़ कर सकते हो बगैर किसी साइड इफेक्ट के। तो वारफेरिन एग्जांपल है जिसका थेरापेटिक इंडेक्स काफ़ी स्मॉल आता है, जबकि पेनिसिलिन का थेरापेटिक इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा आता है। ठीक है, इसके अलावा डाइजॉक्सिन है, लिथियम है और थायोफाइलिन है, इनका भी थेरापेटिक इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा कम होता है। जैसे-जैसे वारफेरिन की डोज़ को बढ़ाओगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट इसको रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगा। ठीक हो गया? और इस ड्रग के केस के अंदर जो डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स होता है, वो 2 या 3 गुना इंटरनलाइज़्ड नॉर्मल रेशियो का बढ़ जाना होता है। ठीक हो गया? यहाँ तक कि तमाम पेशेंट रिस्पॉन्ड कर जाते हैं। लेकिन जब डोज़ को बढ़ाते हैं, तो डोज़ को बढ़ाने की वजह से क्या होगा, एंटीकोगुलेशन होने की वजह से क्या होगा, हेमरेज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है? यानी ऐसी ड्रग्स जिनकी थेरापेटिक इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा लो होती है, ठीक है? तो इन केस के अंदर ये वो ड्रग होती है जिनकी बायो अवेलेबिलिटी अल्टर कर देती है थेरापेटिक इफेक्ट को। बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, थेरापेटिक इफेक्ट्स क्या होते हैं, इनको फार्माकोकाइनेटिक के अंदर कवर करेंगे। लेकिन बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, द फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटेड ड्रग दैट विच इज द सिस्टमिक सर्कुलेशन इज कॉल्ड बायो अवेलेबिलिटी। जो पेनिसिलिन होता है, ऐसी इसका थेरापेटिक इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ये सेफर होती है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा दे दो तब भी कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा, एक्सेप्ट एलर्जी और इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन। ओके, तो हमने क्या कवर कर लिया, हमने पूरा फार्माकोडायनामिक कवर कर लिया है। आई नो काफ़ी स्पीड से हमने चले हैं, लेकिन मजबूरी है क्योंकि 35 मिनट की 36 मिनट की वीडियो हो चुकी है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।